नमस्कार सभी मित्रों को। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की आज आपकी ये दूसरी क्लास है, जहां हम राज्यपाल की शक्तियों की बात करेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और इसकी स्थिति राज्य सरकार में वही होती है जो केंद्र में आपके राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल की शक्तियों का बंटवारा हम निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। कार्यपालिका शक्ति, उसके बाद आपकी विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, क्षमादान की शक्ति और स्वविवेक की शक्तियां। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी और राज्यपाल इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। राज्य का संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। विधानसभा में बहुमत के आधार पर सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 के तहत होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत होती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 243 आई के तहत आपके राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 243 के तहत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली से होती है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से नियुक्ति के समय सलाह मांगी जाती है। तो राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो हैं आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 171 के तहत। राज्यपाल आपका सभी राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इन सभी के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल इन सब की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका शक्तियों में ही आपको पढ़ना है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और परामर्श देने के लिए सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 164 कहता है आपसे कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत के आधार पर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य महाधिवक्ता जो कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति भी आपके राज्यपाल द्वारा की जाएगी और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य के जो सभी कार्य हैं प्रशासनिक कार्य वो राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 167 कहता है कि जो आपका राज्यपाल है वो प्रशासन के संबंध में कभी भी सीएम से सूचना मांग सकता है और सीएम मंत्रिपरिषद से सूचना लेकर राज्यपाल को उपलब्ध करवाता है। अर्थात सीएम राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के रूप में योजक कड़ी के रूप में काम करेगा। ये कौन से अनुच्छेद ने स्पष्ट किया है? 167। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के नाम से संबोधित होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार की शक्ति है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और यदि है तो विधान परिषद से मिलकर होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वो विधानमंडल का सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलाना हो, सत्रावसान करना हो, विधानसभा को भंग करना हो, ये सब कार्य सीएम की सलाह से राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। अनुच्छेद नंबर 192 में कहा गया है।
किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद है तो उसका निर्णय, चुनाव संबंधी विवाद है, उसका निर्णय राज्यपाल इलेक्शन कमीशन के परामर्श से करेगा। अनुच्छेद नंबर 192 कहता है। अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल जो है किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, संदेश प्राप्त कर सकता है, अपना सामान्य भाषण दे सकता है। अनुच्छेद 176 कहता है आपसे कि जब भी नई विधानसभा का गठन होगा और प्रत्येक साल की पहली बैठक को राज्यपाल संबोधित करता है, अर्थात राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण सदन में होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत? आपके 176 है। यानी कि 175 के तहत तो सदन में संदेश भेज सकता है, और 176 जब भी नई लोकसभा विधानसभा का गठन होगा और प्रत्येक वर्ष का पहला जो सत्र होगा उसको आपका राज्यपाल संबोधित करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 180 कहता है कि यदि विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है, अध्यक्ष का पद भी खाली है और उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, तो विधानसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए राज्यपाल किसी भी एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 184 कहता है कि यदि विधान परिषद है और उसमें सभापति उपसभापति दोनों का पद खाली है, तो राज्यपाल विधान परिषद के कार्य संचालन के लिए किसी को सभापति नियुक्त कर सकता है। ये सारे कार्य राज्यपाल के विधायी शक्तियों से संबंधित हैं। अब जब कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाएगा तो वो विधेयक आपका राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल उस विधेयक पर अनुच्छेद नंबर 200 के तहत कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। और जब विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पास कर दिया जाता है तो वो राज्यपाल के पास जाता है, और राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। हस्ताक्षर करके उसे पास कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल ने पुनर्विचार के बाद विधेयक को पुनः पेश कर दिया तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही होंगे। ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाए, ना ही उस पर हस्ताक्षर करे, अर्थात अपने पास रखकर बैठ जाए, ताकि विधेयक अपने आप रद्द हो जाएगा। या एक पावर एक्स्ट्रा है इसके पास, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, अर्थात विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आगे भेज सकता है। ये पावर आपके राष्ट्रपति के पास नहीं थी, तो एक्स्ट्रा पावर है राज्यपाल के पास। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक पर निम्न विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। अब राज्यपाल राज्य विधायिका के समक्ष निम्न रिपोर्ट भी पेश करता है। क्या क्या रिपोर्ट है? आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी वार्षिक प्रतिवेदन आपको सदन में रखना होता है, राज्यपाल रखता है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट जो होती है उसको भी राज्यपाल सदन में रखता है। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट पेश की है उसको भी राज्यपाल आपके सदन में पेश करवाता है। अगर अनुच्छेद 200 तो कहता है कि जब विधानमंडल ने कानून बना दिया, पास कर दिया, तब राज्यपाल के पास आता है, लेकिन सपोज करो विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और किसी अपरिहार्य विषय पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक है, तो राज्यपाल जब सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। अनुच्छेद किसके तहत? 213 के तहत। लेकिन याद रखना, अध्यादेश द्वारा कानून तभी बन सकता है जब आपके विधानमंडल सत्र में नहीं होगा। अध्यादेश राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत जारी करेगा? 213 के तहत। अध्यादेश कौन से विषय पे जारी हो सकता है राज्यपाल का? तो या तो राज्य सूची पे जारी होगा या समवर्ती सूची पे जारी होगा। अध्यादेश की अवधि क्या होगी? तो जब विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाएगा तो सत्र शुरू होने के बाद आपके ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। 6 सप्ताह बोले तो 42 दिन तक प्रभावी हो सकता है। 42 दिन के अंतर्गत अगर विधानमंडल ने इसे पास कर दिया तो स्थायी कानून बन जाएगा, या 42 दिन के पीरियड के बाद यह समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल इसे कभी भी वापस ले सकता है। इसी प्रकार विधानमंडल के एक सत्र की समाप्ति और दूसरे के प्रारंभ में अधिकतम जो अंतर हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है। अर्थात अध्यादेश अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो अधिकतम अवधि इसकी 6 माह हो सकती है। लेकिन विधानमंडल का सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद अवधि आपकी 6 सप्ताह या 42 दिन रहेगी। तो ये सब कार्य आपका राज्यपाल विधायी शक्तियों से संबंधित करता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें आपके समझ में आई होंगी। अगली आती है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल धन विधेयक को
अगर धन विधेयक विधानमंडल में पेश करना है तो विधानसभा में ही पेश होगा और विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश होगा। अगर वित्त मंत्री जो है विधानमंडल के सम्मुख बजट पेश करता है तो राज्यपाल उससे बजट पेश करवाता है। इसके अलावा राज्यपाल संचित निधि जो है, इस संचित निधि से अगर कोई व्यय करना है तो विनियोग विधेयक के तहत होगा और विनियोग विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद विधानमंडल में पेश होगा। राज्य सरकार से स्थानीय सरकार को पैसा दिलाने के लिए राज्यपाल प्रति 5 वर्ष बाद आपके राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। राज्य वित्त आयोग जो होता है इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है प्रति 5 वर्ष बाद। और राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होती है, राज्यपाल यहाँ से पैसा निकाल सकता है। तो ये सारी आपके राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 217 के तहत जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 233 के तहत जो आपके अधीनस्थ न्यायालय हैं उन अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 234 के अनुसार अगर कोई न्यायिक नियुक्ति है अधीनस्थ न्यायालय के अलावा तो वो राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 234 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को एक और शक्ति प्रदान करता है, क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का विस्तार वहीं तक होगा जहां राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले विषयों से संबंधित अपराध को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, माफ कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन आपका राज्यपाल निम्नलिखित सजा को माफ नहीं कर सकता। एक तो मृत्युदंड की अगर सजा है तो केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राज्यपाल संघ सूची से संबंधित किसी सजा को माफ नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर किसी सैनिक अदालत द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो उसे भी आपका राज्यपाल नहीं बदल सकता। बाकी राज्य सूची और संबंधित सूची से संबंधित विषयों पे ये अपना क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद नंबर 161 के तहत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्ति यानी कि जहां राज्यपाल अपना खुद का डिसीजन सुना सकता है वो 2 प्रकार की है, संविधान द्वारा प्रदत्त की गई और परिस्थिति जन्य। तो संविधान द्वारा ऐसे क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद नंबर 200। जब कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पास करके राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। ज्यादातर कौन से विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा? अगर वो विधेयक असंवैधानिक है, अर्धक वो विधेयक देश के व्यापक हित के विरुद्ध है, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, या राष्ट्रीय महत्व का है, या सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो इस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास अगर किसी विधेयक को भेजा गया है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुच्छेद नंबर 200 के तहत निम्नलिखित विकल्पों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति अनुमति को रोक सकता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और विधानमंडल ने विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्य विधानमंडल का कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और पुनर्विचार के बाद वो विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है, तब भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या उसकी आशंका है तो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 राज्य में लागू करवा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद नंबर 167 के तहत। ये सारे तो ऐसे स्वयं विवेकीय शक्तियां संविधान प्रदत्त हैं। इसके बाद हम बात करें राज्यपाल की परिस्थिति जन्य स्वयं विवेकीय शक्तियां। पहली परिस्थिति कब आएगी? जबकि राज्य सीएम की नियुक्ति के समय अगर विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है,
अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया तो राज्यपाल को कुछ करना ही नहीं है, बहुमत दल के नेता को शपथ दिलानी है। लेकिन सपोज करो कि विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल स्वयं विवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को सीएम नियुक्त कर सकता है और उसे 1 महीने का अधिकतम समय दे सकता है विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का। तो जब किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो आप स्वयं विवेक का यूज करके राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। उसकी राय में मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत का विश्वास नहीं रखता है, अर्थात मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विश्वास नहीं है, बहुमत नहीं है, और वो मुख्यमंत्री अगर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे, वैसे तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात को मानता ही है, लेकिन अगर राज्यपाल को शंका है कि इस मुख्यमंत्री के पास विधानसभा का बहुमत नहीं है और वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है, तो राज्यपाल वहां स्वयं विवेक का इस्तेमाल कर सकता है कि मंत्रिपरिषद को भंग करे या विधानसभा को भंग करे। तो ये इसकी परिस्थिति जन स्वयं विवेकीय शक्तियां हैं जो भी आपको याद करनी है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां यानी कि इसके विशेषाधिकार। पहला विशेषाधिकार तो क्या है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। कार्यकाल के दौरान दीवानी मुकदमा भी व्यक्तिगत रूप से 2 माह की पूर्व सूचना देकर ही दायर किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता। ये इसकी विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल है, उस राजस्थान के राज्यपाल द्वारा कुछ एक्स्ट्रा कार्य भी किए जाते हैं। एक्स्ट्रा कार्य निम्नलिखित के पदेन अध्यक्ष के रूप में किए जाते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान का राज्यपाल और क्या अतिरिक्त कार्य करता है। तो अतिरिक्त कार्य क्या करता है, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर है, इसका अध्यक्ष कौन होता है कभी पूछा जाए तो राजस्थान का राज्यपाल होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है तो राज्यपाल होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। पूर्व सैनिकों की एकीकृत निधि की प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राजस्थान में स्काउट और गाइड का अध्यक्ष भी कौन होता है बेटा, राज्यपाल होता है। ये बात सारी की सारी आपको याद रखनी है कि राजस्थान का राज्यपाल ये अतिरिक्त कार्य या इन अतिरिक्त का प्रधान भी होता है। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इन सब का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। राज्यपाल के द्वारा केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कई बार राज्यपाल पे आरोप लगाया जाता है कि वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, केंद्र द्वारा राज्य के ऊपर थोपा गया है। तो केंद्र के एजेंट के रूप में अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को आकस्मिक शक्तियों के संबंध में अधिकार दे सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है, यानी कि राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को किसके पास भेज सकता है बेटा, राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अर्थात ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारी एक राज्यपाल हुई थी सरोजनी नायडू। उसका कहना था राज्यपाल का पद गौरवान्वित है, महिमा मंडित है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। सुख सुविधाएं सारी है लेकिन करता कुछ नहीं है। अर्थात सरोजनी नायडू का कहना है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। आपसे पूछेगा कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो सरोजनी नायडू के द्वारा। 1970 में राष्ट्रपति द्वारा भगवान सह समिति का गठन किया गया कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के संबंधों को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। अगर केंद्र और राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है तो ये बहुत बार आरोप लगता है कि राज्यपाल जो है केंद्र के एजेंट के रूप में ज्यादा काम करता है। तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के संबंधों को मधुर कैसे बनाया जा सकता है, तालमेल बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है, भगवान सह समिति। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम 1980 में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को बर्खास्त किया गया था। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उससे कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है और त्यागपत्र मांगने पर अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है तो उसे पद से बर्खास्त किया जा सकता है। और भारत में पहली बार किस राज्यपाल को बर्खास्त किया गया है, तो ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे जिनका नाम था प्रभुदास पटवारी।
आशा है आपको राज्यपाल से संबंधित ये कार्य सबके सब समझ में आए होंगे। ये तो राज्य सरकार और राज्यपाल के सामान्य बातें हैं जो हम नेशनल जीके में भी पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हम राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित विशेष बातें और व्यक्तिगत परिचय उनका पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।